हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त साहिल। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के प्रीएम्बल के बारे में। जैसे कि आप सबको कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया या कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में अच्छे से पता होगा, पर बहुत ही कम लोग ऐसे हैं जिनको कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के प्रीएम्बल के बारे में पता हो। और जिनको पता हो उनमें से भी ऐसे बहुत ही कम लोग होंगे जिनको प्रीएम्बल के बारे में पूरा डिटेल इन्फॉर्मेशन पता हो। यहाँ पर मैं ये कहना चाहता हूँ कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के प्रीएम्बल का हर एक एक वर्ड का विस्तार से मालूम होना। तो चलिए हम इसी चीज़ के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। तो पहले उससे पहले हम जान लेते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन है क्या। पहली बात, कॉन्स्टिट्यूशन इज ए बॉडी ऑफ फंडामेंटल प्रिंसिपल और एस्टैब्लिश्ड प्रेसिडेंट्स अकॉर्डिंग टू विच स्टेट और अदर ऑर्गेनाइजेशन इज एक्नॉलेज्ड टू बी गवर्नड। इसका मतलब ये है कि कॉन्स्टिट्यूशन एक ऐसा बॉडी है जिसके अनुसार या जिसके लिखे गए नियम के अनुसार एक स्टेट का गवर्नमेंट या एक ऑर्गेनाइजेशन गवर्न किया जाएगा, यानी कि कंट्रोल किया जाएगा। और साइड में आप कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का प्रीएम्बल आप देख सकते हैं। तो चलिए कॉन्स्टिट्यूशन में दूसरे मीनिंग के बारे में जानते हैं जो ज़्यादातर बुक्स में लिखे हुए होते हैं। So constitution is a set of rules and regulations that decides how the people and the government will be constituted and will be controlled and also tells what the freedom of the citizen are. इसका मतलब ये है कि कॉन्स्टिट्यूशन एक सेट ऑफ रूल्स या रूल्स और रेगुलेशन का समाहार है जो डिसाइड करता है कि पीपल और गवर्नमेंट कैसे कंट्रोल किए जाएंगे, और साथ ही साथ यह भी बताता है कि सिटीजन्स के फ्रीडम या सिटीजन्स की पावर क्या है। तो चलिए हम फीचर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन को देखते हैं। सो फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इट इज़ द लॉन्गेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द वर्ल्ड। ये दुनिया का सबसे बड़ा लिखा गया कॉन्स्टिट्यूशन है। उसके बाद यूनिक ब्लेंड ऑफ रिजिडिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी, जिसका मतलब ये है कि हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बहुत ही रिजिड है, यानी कि इसके लिखे गए कोई भी नियम को इजीली चेंज नहीं किया जा सकता। और साथ ही साथ ये फ्लेक्सिबल है, जिसका मतलब यह भी कहता है कि इसके लिखे गए नियम को चेंज किया जा सकता है। जैसे कि आपको पता होगा कि यूएसए के लिखे गए कॉन्स्टिट्यूशन लॉज चेंज किए ही नहीं जा सकते, पर इंडिया में चेंज किए जा सकते हैं, पर इसके चेंज करने के प्रोसेस बहुत ही हार्ड होते हैं। देन आते हैं फंडामेंटल राइट्स, आर्टिकल 12 टू आर्टिकल 35। इसके बारे में आपको मुझे लगता नहीं है ज़्यादा बताना पड़ेगा। ये कौन सी फंडामेंटल राइट्स हैं जो प्रोवाइड करते हैं कि सिटीज़न के पास क्या क्या ताकत है और वो क्या क्या कर सकते हैं। देन डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, डीपीएसपी, आर्टिकल 36 टू आर्टिकल 51। इसका मतलब यह है कि जो स्टेट के पास क्या ताकत है कि सिटीज़न को कटर कंट्रोल कर सकें। जैसे कि आपको पता होगा फंडामेंटल राइट के अनुसार सिटीज़न कुछ भी कर सकते हैं, पर स्टेट के पास भी कुछ हक है कि सिटीज़न क्या करे क्या ना करे वो डिसाइड करने का। इसे आर्टिकल्स के अंदर ये लिखा गया है कि सिटीज़न को स्टेट के किन किन नियमों को मान के चलना पड़ेगा। और जैसे कि आपको कोविड-19 के समय पता हो कि हमारे स्टेट ने हमसे फ्रीडम छीन ली गई है। फ्रीडम तो छीनी नहीं है, पर हमारे प्रोटेक्शन के लिए हमें लॉकडाउन में रख दिया है। तो ये भी इसी रूल्स के अंदर आते हैं। देन सिंगल सिटीजनशिप, इसका मतलब यह है कि हमारा देश हमें सिंगल सिटीजनशिप प्रोवाइड करता है, जिसके अनुसार हम किसी भी देश में बाहर जाएं तो हमें बस एक ही सरनेम लगा सकते हैं, जो है वी आर इंडियंस। जैसे कि यूएसए के स्टेट्स में आपको डुअल सिटीजनशिप अवेलेबल होती है, जिसके अनुसार आपको दो टर्म्स यूज़ करने पड़ते हैं। एक आपका स्टेट जैसे कि न्यूयॉर्क, वाशिंगटन डीसी या जो भी आपका स्टेट है, और सेकंड आपका कंट्री। पर इंडिया ऐसा प्रोवाइड नहीं करता, वो सिंगल सिटीजनशिप प्रोवाइड करता है। देन आता है ए फेडरेशन विथ स्ट्रॉन्ग सेंट्रलाइजिंग टेंडेंसी। इसका मतलब ये होता है कि हमारा इंडियन का टेंडेंसी एक स्ट्रॉन्ग सेंट्रलाइज्ड है, और फेडरेशन है जिसका मतलब कि हमारा सेंट्रल पावर ही नहीं, हमारे स्टेट पावर के पास भी कुछ ताकत होती है कि वो क्या करें क्या नहीं कर सकते हैं। तो चलिए जानते हैं कि व्हाट इज़ प्रीएम्बल, या प्रीएम्बल क्या है। So, preamble to the Constitution of India is a brief introductory statement that sets out guidelines which guide the people of the nation, and to present the principle of the Constitution, and to indicate the source from which the document derives its authority and meaning.
इसका मतलब यह है कि हमारे देश का जो कॉन्स्टिट्यूशन है, ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का ब्रीफ इंट्रोडक्शन है, जिसमें हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के लिखे गए गाइडलाइंस, और इसमें यह भी बताता है कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन किन किन चीज़ों पर आधारित है। और इसमें यह भी लिखा गया है कि इसका कॉन्स्टिट्यूशन का मीनिंग क्या है, इसके सोर्स क्या है, और इसका ऑथोरिटी कहाँ से है। तो चलिए कॉन्स्टिट्यूशन के प्रीएमएल के हर एक वर्ड को अच्छे से समझते हैं। सो पहला वर्ड, वी द पीपल ऑफ इंडिया। द कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ बीन ड्रॉन अप and enacted by the people through the representatives and not handed down to them by king or any outside power। इसका मतलब ये है कि कॉन्स्टिट्यूशन जो हमारे इंडिया का है, वो हमारे लोगों के द्वारा रिप्रेजेंटेटिव या चुने गए नेताओं के द्वारा लिखा गया है, ना ही ये किसी राजा या किसी बाहरी ताकत से हमें मिला है। ये हमारा खुद का है, और जिसको हमारे देश के लोगों ने ही बनाया है। देन हम दूसरे टॉपिक पर आते हैं, सवरेन। सब people had supreme right to make decisions on internal as well as external matters. No external power can dictate the government of India। इसका मतलब यह है कि हमारे देश के लोगों के पास सुप्रीम पावर है कि वो डिसीजंस बना सकें, वो चाहे कुछ भी हो, हमारे घरेलू मामले जैसे कि इंटरनल मामले, और साथ ही साथ एक्सटर्नल मैटर्स के बारे में भी। और इसमें यह भी लिखा गया है कि कोई भी एक्सटर्नल पावर हमारे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, हमारे देश के गवर्नमेंट को डिक्टेट या कंट्रोल नहीं कर सकती, जैसे कि हमारे इंडिपेंडेंस से पहले ब्रिटिश हमारे गवर्नमेंट को कंट्रोल किया करती थी। ऐसा अब नहीं हो सकता, इसका मतलब यही है। देन सोशलिस्ट, वेल्थ इज जनरेटेड सोशली एंड शुड बी शेयर्ड इक्वली बाय द सोसाइटी। गवर्नमेंट शुड रेगुलेट द ओनरशिप ऑफ लैंड एंड इंडस्ट्री टू रिड्यूस द सोशियो इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज़। इसका मतलब ये है कि हमारे देश का जो भी धन है वो सोशली बनाया गया है, यानी कि हमारे देश के लोगों के समाहार से बनाया गया है, इसलिए ये हमारे सोसाइटी में इक्वली शेयर किया जाना चाहिए। इसके अंतर्गत ये भी कहा गया है कि हमारा जो गवर्नमेंट है वो सारे लैंड का मालिक और इंडस्ट्री का मालिक होना चाहिए, ताकि जो सोशो इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज़ है उसको घटाया जा सकती है। हमारे देश को सोशलिस्ट कंट्री बनाने के बारे में कहा गया है, जैसे कि एक रशिया है। देन सेक्युलर, citizens have complete freedom to follow any religion, but there is no official religion। Government respect all religious beliefs and practices। इसका मतलब यह है कि हमारा देश का कोई एक धर्म नहीं है, हमारे देश के सिटीजन कोई भी धर्म को मान सकते हैं, और हमारा देश का सरकार हर धर्म को एक ही रूप से देखता है, ना ही किसी धर्म को छोटा, ना ही किसी धर्म को बड़ा। जैसे कि आप जानते हैं कि हमारे देश में कोई भी कुछ भी कर सकता है, ना ही धर्म के किसी कारण धर्म के बीच से हमारा देश विभाजित नहीं हुआ है। देन आता है डेमोक्रेटिक, ए फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट दैट पीपल एंजॉय इक्वल पॉलिटिकल राइट एंड इलेक्ट द रूलर एंड होल्ड देम अकाउंटेबल। द गवर्नमेंट इज डन अकॉर्डिंग टू सम बेसिक रूल्स। इसका मतलब यह है कि हमारे देश का जो गवर्नमेंट है वो चुना गया सरकार है, जैसे कि आप सब कुछ जानते ही होंगे, और इसके अनुसार ये भी है कि ज़रूरत पड़े तो हम अपने सरकार को बदल सकते हैं, और हमारे देश का गवर्नमेंट कुछ बेसिक रूल्स को मान के ही चलता है। देन रिपब्लिक, द हेड ऑफ द स्टेट इज एन इलेक्टेड पर्सन एंड नॉट ए हेरिडिटरी पोजीशन। हमारे देश का जो लीडर है वो इलेक्टेड पर्सन या इलेक्ट किया गया है, ना ही वो किसी राजा या ऐसे कारण से जन्म हुआ है, या किसी नोबल फैमिली के जन्म ना होने के कारण वो राजा बना है। देन जस्टिस, citizens cannot be discriminated on the ground of caste, religion and gender। Social inequalities have to be reduced। Government should work for the welfare of all, especially for the disadvantaged people। इसका मतलब यह है कि सिटीज़न को जस्टिस या किसी भी कारण से भेदभाव नहीं किया जा सकता है, और सोशल इनइक्वालिटी जैसे जात पात के धन को हमें कम करना पड़ेगा, और इसके लिए गवर्नमेंट को सबके लिए वेलफेयर का काम करना पड़ेगा, और ख़ास करके उन लोगों के लिए जो पहले डिसएडवांटेज थे। देन लिबर्टी, देयर आर नो अनरीजनेबल restrictions on the citizen in what they think, how they wish and where they wish to follow up their thoughts in action।
इसका मतलब ये है कि हमारे देश के सिटीज़न के पास ऐसा कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है कि वो क्या सोचें, क्या देखें या क्या करें और किस तरह से अपने चीज़ों को या अपने सोच को असलियत में ला सकें। पर हमें इस चीज़ में एक भी ध्यान रखना होगा कि हमें उन चीज़ों को ही कर सकते हैं जो दूसरे के लिए हार्मफुल ना हो, जैसे कि या कुछ भी चीज़ जो हार्मफुल हो सकती है सोसाइटी के लिए उसको हम नहीं कर सकते हैं, और वही है रिस्ट्रिक्शंस। देन इक्वलिटी, all are equal before the law. The traditional social inequalities have to be ended. The government should ensure equal opportunities for all. इसका मतलब यह है कि गवर्नमेंट के सामने या लॉ के सामने सभी लोग इक्वल हैं और जो भी ट्रेडिशनल इनइक्वालिटीज़ थी उनको ख़त्म करना पड़ेगा। देन फ्रेटर्निटी, या जिसको हम कहते हैं भाईचारा। All of us should behave as if we are members of the same family and no one should treat a fellow as citizen as inferior. इसका मतलब हम दूसरे किसी को भी जात पात या किसी भी कारण उसको हम अपने से छोटा नहीं समझ सकते हैं, वो हमेशा हमारे जितना ही रहेगा। देन चलो हम अपने कॉन्स्टिट्यूशन के कुछ फैक्ट्स के बारे में जानते हैं। The Constitution was adopted by the Constituent Assembly in 26 November 1949, but it was implemented or enacted by the Government of India in 26 January 1950. इसका मतलब यह है कि हमारे देश का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो सारे लोगों के द्वारा 26 नवंबर 1949 को ग्रहण किया गया था, पर इसको लागू किया गया था 26 जनवरी 1950, और इसी दिन को हम आज रिपब्लिक डे के हिसाब से मनाते हैं। देन द नंबर्स ऑफ द मेंबर हु ड्राफ्टेड द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वाज 199। जिन लोगों ने हमारे देश के कॉन्स्टिट्यूशन को ड्राफ्ट किया था उनकी संख्या 199 है, जो देश के विभिन्न भागों से आए हैं। इसका मतलब यह है कि हम ये कह सकते हैं कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन पूरे देश ने मिलकर बनाया है। The Constituent Assembly worked for 114 days, spread over 2 years, 11 months and 18 days. इसका मतलब यह है कि हमारा कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली 114 दिन के लिए काम किया था, जो 2 साल 11 महीने और 18 दिन के अंदर विभाजित हुए थे। और हमारा देश के कॉन्स्टिट्यूशन के ड्राफ्टिंग कमेटी के हेड डॉक्टर BR अम्बेडकर थे, जबकि हमारे कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के चेयरमैन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, जो हमारे देश के पहले प्रेसिडेंट थे। और हम इस कॉन्स्टिट्यूशन को इसलिए आज तक मानते हैं क्योंकि स्टिल नाउ नो लार्ज ग्रुप हैव एवर क्वेश्चनड द लेजिटिमिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, and even to change the rules written in the constitution, special procedures have to be adopted.